दुबई में जाके सोना खरीदते हैं अपनी ट्रिप्स पे, क्या वो ट्रेंड भी अभी भी चालू है? जी, एक्चुअली उसका एक रीजन है बिकॉज दुबई ऐसी जगह है जहां पर आपको हर क्वालिटी की ज्वेलरी मिलेगी, हर टाइप की डिजाइन मिलेगी और प्राइसिंग में दुबई आई बिलीव इज वन ऑफ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में इसके ज्यादा सस्ता कोई कहीं भी सोना और ज्वेलरी नहीं मिल सकती है। तो इसलिए सभी जो यहाँ पर आते हैं उनके एक टू बाई लिस्ट में दुबई में डेफिनेटली गोल्ड होता है। आपने जैसे कहा कि अभी तो 2 दिन में प्राइसेस यहाँ पर काफी बढ़े हैं, उसका इम्पैक्ट एज ऑफ नाउ देखने को नहीं मिला है, पर वो बिकॉज ऑफ योर स्कीम कि आप यहाँ पर इतना सारा सोना एज गिफ्ट कर रहे हैं या फिर फ्री दे रहे हैं खरीदारी के साथ। पर अदरवाइज जिस तरह का प्राइस राइज है, आपको लगता है आगे जाके इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? फेस्टिवल सीजन में ना सही, लेकिन इतने हाई लेवल्स पे क्या ज्वेलरी की खरीदारी आप बरकरार देखते हैं या आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट पे लोग यहाँ पर गौर करेंगे? डेफिनेटली जैसे ही प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ती है तो लोग एक पॉज करते हैं, वेट करते हैं कि कहीं वापस नीचे तो नहीं जाएगा। एंड जो लास्ट 4-5 दिन में हमने देखा है $100 ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो जिनको अर्जेंट बाइंग नहीं है वो सभी पोस्टपोन करके बैठे हुए हैं। लेकिन जो टूरिस्ट हैं उसके हिसाब से हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है यहाँ पर। डेफिनेटली इन द लॉन्ग टर्म अगर गोल्ड प्राइस ऐसे ही बढ़ते रहे, ज्वेलरी डिमांड में फर्क आएगा। कुछ नंबर्स आप काम कर रहे हैं, जैसे रवि ने कहा कि गोल्ड कमोडिटी ऑफ द ईयर इस साल भी यहाँ पर रह सकता है। आपको लगता है कि अगर प्राइसेस ऐसे लगातार बढ़ते रहे तो खरीदारी में कुछ इम्पैक्ट आएगा या फिर बाइंग के तौर पर भी तेजी यहाँ पर बरकरार है? एक्चुअली खरीदी तो यहाँ पर सभी कर रहे हैं बिकॉज और कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास? इसी दी स्टॉक मार्केट हैव गॉन डाउन, हर चीज में कम हो रही है, सिर्फ एक ही ये चीज बढ़ रही है। तो लोग सोच रहे हैं कि अभी भी खरीद के आगे जाके थोड़ा बेच देंगे थोड़ा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन हैपनिंग इन द गोल्ड बिजनेस राइट नाउ। एंड सिर्फ गोल्ड, आपको लगता है डायमंड, सिल्वर, प्लैटिनम ये सारे मेटल्स भी कहीं पिक कर रहे हैं? सिल्वर यस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चल रहा है वो भी। प्लैटिनम इज स्टडी बट एक्चुअली मैं अभी ज्वेलरी में एग्जीबिशन में था बॉम्बे में, तो प्लैटिनम इज बिकमिंग अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर द ज्वेलर्स बिकॉज गोल्ड से ऑलमोस्ट आधी प्राइस में है एंड इट इज सपोज टू बी मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड। तो आजकल प्लैटिनम ज्वेलरी की बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है। जी हाँ, मैं IGS जा नहीं पाई मिस्टर सिरोया, बट क्लियरली जो वहाँ पर गणपति है जिसमें कुछ 3000 डायमंड्स हैं, आई थिंक उसकी बात यहाँ पर काफी चल रही है। एंड IGS में आपका क्या व्यू है, किस तरह से क्या बायर्स थे? बिकॉज फुटफॉल तो इस बार भी बहुत ज्यादा था, लेकिन क्या लास्ट ईयर जैसी ऑर्डर्स और बाइंग थी? ये जो IGS सिग्नेचर है ये बहुत ही एक्सक्लूसिव शो है। यहाँ पर मासेस नहीं आती, क्लासेस आते हैं। Correct. जिनको सीरियस बाइंग करनी होती है वो आते हैं। तो आई थिंक देयर वाज वेरी रीजनेबली, आई वुड से इट वाज अ गुड शो एंड हमें बहुत अच्छी ज्वेलरी मिली है। एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो ये शो एक एक्सक्लूसिव शो ही रहेगा। ऑल राइट मिस्टर सुरैया, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली ट्रेंड्स अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव हैं, बाइंग अभी भी है और दुबई में तो अच्छी खासी खरीदारी है। और क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो आपको साथ में फ्री सोना मिल रहा है और 1 महीने के अंदर 25 किलो का सोना एज गिफ्ट के तौर पे वहाँ पे दिया भी जा रहा है। रवि, चांदी के प्राइसेस अब यहाँ पर कैसे नजर आते हैं? क्योंकि क्लियरली अगर हम पिछले 10 दिन को देखें, 2023 के नंबर्स को ही देखें, तो सोने ने चांदी को आउट परफॉर्म किया है अब तक। जरूर से चांदी में जो प्रॉब्लम रहा है वो बेस मेटल का एंड चाइना का रहा है। एंड चाइना बीइंग अ लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल यूजर, वहां पे थोड़ा वोलेटाइल ट्रेंड था। कोविड और नो कोविड पॉलिसी और नो पॉलिसी में वो पूरा फंसा था। इस हिसाब से थोड़ा बहुत प्राइसेस में लास्ट वीक में हमने मुनाफा वसूली देखी थी, बट जब नीचे था तो सस्टेन नहीं रहा। और जब बेयर जो है वो ट्रैप होते हैं तो उसका शॉर्ट कवरिंग का इम्पैक्ट काफी आता है। एंड बट मुझे लग रहा है कि कल की स्पीच एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगी। काफी इंपॉर्टेंट स्पीच है। कल 7:30 बजे इवनिंग में फेड रिजर्व चेयर अपनी स्पीच देंगे। क्योंकि अगर अभी मार्केट क्या मान के चल रहा है कि शायद फेड अपना रवैया बदलेगा, फेड का जो इंटरेस्ट रेट का पेस है वो कम होगा। बट अगर फेड की कल की स्पीच में ये नहीं दिखा और किसी को ऐसा नहीं लगा कि फेड ने ऐसा कुछ भी सोचा है, तो मेरे हिसाब से एक मुनाफा वसूली का प्रेशर शायद सिल्वर में कल थोड़ा बहुत आपको आता हुआ दिखे, तो थोड़ा कोशिश रहना है। बट ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। एक माइनर हर्डल इंटरनेशनल मार्केट में 2470 का है। अगर 24.70 के ऊपर सिल्वर सस्टेन रहा तो मुझे लग रहा है कि 26-20 तक के लेवल आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। वहां पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा, तो ध्यान रखें ये लेवल जैसे इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेक होगा तो मेरे हिसाब से अच्छा बाइंग आना चाहिए।
ओके यानी कि अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पर होल्ड होते हैं तो खरीदारी आ सकती है। एक और सवाल इससे पहले कि हम ब्रेक में जाएं रवि, वो मेटल्स पे है और जैसे आपने कहा चांदी पर थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर मेटल्स की तरफ से है। आज की अगर बात करें तो मेटल्स में भी बढ़त है और वो इसलिए क्योंकि हांगकांग और चाइना के बॉर्डर्स आज से खुल गए हैं। डॉलर इंडेक्स में हल्की सी गिरावट है। यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा के बाद बाजार को अब ये लगने लगा है कि 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा रेट हाइक नहीं होगी। क्या ये सब हम आज फैक्टर इन होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन ये कितना सस्टेनेबल है? जरूर से आज इसका फैक्टर इन हो रहा है एंड काफी पॉजिटिव फैक्टर इन हो रहा है। बट जैसे मैंने सिल्वर के व्यू के लिए बताया, कल की स्पीच यूएससी पे इन्फ्लेशन दोनों ही हफ्ते इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो गए और क्योंकि 2 तारीख को पॉलिसी है तो पॉलिसी के पहले ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है तो थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी। बट जो जिंक है उसमें मुझे लग रहा है कि अभी भी तेजी का ट्रेंड इंटेक्ट रहेगा। काफी अच्छी रैली हमने लास्ट वीक के बाद जो करेक्शन आया था 267, उसके बाद ऑलमोस्ट हमने 12 रुपए की रैली देख ली। अभी भी मुझे उम्मीद है कि और रैली दिखनी चाहिए। 276 के करीब अगर मिल जाता है बाई करें। आज का इंट्राडे लो भी उसके नीचे तो शायद लो के करीब मिल जाए सेकंड हाफ में तो अच्छा बाइंग का मौका रहेगा। शॉर्ट टर्म का रिकमेंडेशन 270 के स्टॉप लॉस के साथ रहेगा। मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ 285 से 290 तक के लेवल दिखने चाहिए। तो पहला मुझे प्रेफरेंस जिंक पे दिख रहा है क्योंकि वहां पे एलएमई में सीरियस कंसर्न है इन्वेंटरीज के। और सेकंड रिकमेंडेशन कॉपर पे रहेगा। मुझे अभी भी लग रहा है कि वहां तेजी का ट्रेंड इंटेक्ट है। अगर 744 745 के करीब आ जाता है 740 के स्टॉप लॉस के साथ बाय लिया जा सकता है। 760 का टारगेट आपको 102 ट्रेडिंग सेशन में मिलना चाहिए। कल की जो स्पीच है 7:30 बजे उसके पहले जो कमोडिटीज में आपने लॉन्ग लिया है दोनों मेटल्स में एक बार मुनाफा वसूल कर ले। वेल एब्सोल्युटली, आज तो 2% ज्यादा की तेजी हमने जिंक और कॉपर दोनों में आते हुए देखी है। और जैसे कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एलएमई पे अगर आप कॉपर की इन्वेंट्रीज देखें तो वो 4 या 5 दिन के ग्लोबल कंजम्पशन के हिसाब से हैं और जिंक की इन्वेंट्रीज तो 2 दिन की कंजम्पशन के हिसाब से हैं ग्लोबल मार्केट्स के। जिंक की इन्वेंट्रीज एलएमई पे जैसे रवि ने कहा अभी 100 साल में सबसे कम है एलएमई पे और उसका सीधा फायदा हमने जिंक में आता हुआ देखा है। अगर आप पिछला हफ्ता, पिछला 15 दिन, पिछला महीना भी अगर उठा के देख लें तो जिंक ने यहां पर काफी हद तक आउट परफॉर्म भी किया है। तो कुछ और खरीदारी की एक्सपेक्टेशन यहां से आगे जाते हुए भी। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद एग्री सप्लाई चेन को बजट से क्या उम्मीदें हैं ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एसएलसीएम ग्रुप के सीईओ संदीप सबरवाल।